हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। आ गए हैं हम एक अन्य टॉपिक के साथ जिसका नाम है मुहावरे। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि आपकी परीक्षा में मुहावरों और लोकोक्तियों से संबंधित दो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होता है। यानी 2 नंबर से संबंधित प्रश्न आपसे मुहावरे और लोकोक्तियों से पूछे जाते हैं और इनमें आपको मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ के साथ साथ उसका वाक्य में प्रयोग भी लिखना पड़ता है। यानी आपको अर्थ भी आना चाहिए, साथ ही साथ आपको यह भी आना चाहिए कि उसका वाक्यों में प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो ये 2 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम मुहावरे कंप्लीट करेंगे, यानी आपका 1 नंबर यहां पर कंफर्म हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए कि किस तरह से वाक्य प्रयोग किया जाता है और अर्थ निकालना सीखिए। साथ ही साथ आप प्रत्येक मुहावरे का अर्थ भी याद करें और वाक्य प्रयोग करना भी सीख जाएं, तो आपका 1 नंबर यहां पर कंफर्म हो जाएगा। वैसे तो 2 नंबर भी कंफर्म हो सकते हैं यदि आपके मुहावरे कंप्लीट हैं, तो आपसे मुहावरे और लोकोक्तियां 4 दिए जाते हैं, 4 में से कोई 2 करने पड़ते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मुहावरों से। तो यहां पर पहला मुहावरा दिया हुआ है, अकल के पीछे लाठी लिए फिरना। ये जो मुहावरे हैं वो सभी अकल से संबंधित मुहावरे हैं। अभी हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे इसमें वीडियो में। तो अकल के पीछे लाठी लिए फिरना, ठीक है। तो देखिए, मुहावरों के बारे में मैं शुरू करने से पहले आपको थोड़ा बता दूं कि मुहावरे होते क्या हैं। ठीक, तो जो मुहावरे होते हैं वो पूर्ण वाक्य नहीं होते, वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश का मतलब किसी भी वाक्य का अंश होते हैं। ठीक, तो पहली चीज मुहावरों के बारे में हमें जो याद रखनी है वो ये है कि जो मुहावरे होते हैं वो वाक्यांश होते हैं, वाक्य नहीं होते हैं वो वाक्य। चलिए, जो मुहावरे होते हैं वो वाक्यांश होते हैं। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई हमें याद रखने को। दूसरी चीज ये होती है कि जो मुहावरे होते हैं उनका जो अर्थ होता है वो शाब्दिक नहीं होता। क्या? शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ठीक, यानी कि जैसे अगर हम पहला जो यहां पर उदाहरण दिया है मुहावरे का कि अकल के पीछे लाठी लिए फिरना, तो अब अगर इसके शब्दों का अर्थ निकालें हम, अच्छा, तो अकल मतलब हो गया किसी का भी दिमाग या उसकी समझ, के पीछे लाठी लिए फिरना। अगर हम शब्दों से इसका अर्थ निकालें तो इसका मतलब ये हो रहा कि किसी इंसान की समझ या दिमाग के पीछे लाठी लिए घूमना। तो इसका ये अर्थ तो कतई नहीं है। मुहावरों का जो अर्थ होता है वो शाब्दिक नहीं होता। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ये शाब्दिक ना होकर कुछ अलग ही अर्थ निकल के आता है, कुछ अलग अर्थ देता है। ठीक है, जो वाक्यांश होता है, ये क्योंकि वाक्य नहीं होता है, ये वाक्यांश होता है जो मुहावरा होता है, और ये अपना एक अलग अर्थ देता है, शाब्दिक अर्थ ना देकर अपना एक अलग अर्थ देता है। ठीक है, तो यहां पर हमें ये जानने योग्य बातें हो गई। ठीक, और इसमें जो होता है अर्थ, वो उसी अर्थ के अंतर्गत हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। यानी कि जैसे अगर हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं तो हम अपनी समझ के अनुसार, अपने दैनिक जीवन के अनुसार या अपने जीवन के संबंधित कुछ ऐसे वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं जो हमें सही लगे, उचित लगे, उस वाक्यांश का सही अर्थ दे रहे हो, जो मुहावरे का अर्थ है वो सही प्रकट कर रहे हो। वाक्य प्रयोग कोई निश्चित नहीं होता है, अर्थ निश्चित होता है मुहावरे का, लेकिन वाक्य प्रयोग कोई निश्चित नहीं होता है कि आपको याद करना ही पड़ेगा वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग करना आप स्वयं से सीख सकते हैं, बस आपको अर्थ याद रखना पड़ेगा कि अर्थ क्या होता है मुहावरे का, और आप वाक्य प्रयोग करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे, अकल के पीछे लाठी लिए फिरना। ठीक है, अकल के पीछे लाठी लिए फिरने का अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ये निकला अर्थ। यानी कि कहते हैं कि वो तो अकल के पीछे लाठी लिए फिरता है, यानी कि कोई इंसान ऐसा है जो मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, तो हम कहेंगे कि वो अकल के पीछे लाठी लिए फिरता है। अब देखिए वाक्य प्रयोग किस तरह से किया गया। अब वाक्य प्रयोग इसमें किया गया है कि तुम तो सदैव अकल के पीछे लाठी लिए फिरते हो।
अब जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है, ठीक, वो कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करता है। कुछ कुछ होते हैं आपके मित्र होंगे जो हर समय कक्षा में शोर मचाते होंगे, या उनकी आदत होगी कि टीचर्स को परेशान करना, बार बार टोकना या उनका मजाक उड़ाना। और सबसे बड़ी बात आजकल जो ज्यादा प्रचलित है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने टीचर्स का नाम बना लेते हैं, कुछ ना कुछ नाम निकाल लिया, चिंटू सर, मिंटू सर, दद्दू सर, फुद्दू सर, कुछ भी नाम निकाल लेते हैं। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, मुझे पता है जो ये वीडियो देख रहे हैं इनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो अपने टीचर्स का नाम निकालते होंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे फनी वे में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको इंटेंशनली करते हैं, बट फनी वे, हंसने मजाक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण कार्य हो गया। तो हम कह सकते हैं कि आप अपने किसी भी मित्र के लिए कह सकते हैं कि तुम तो सदैव अकल के पीछे लाठी लिए फिरते हो। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि मूर्खतापूर्ण कार्य करना यानी कि अकल के पीछे लाठी लिए फिरना। ठीक, इसका वाक्य प्रयोग बन जाएगा, तुम तो सदैव अकल के पीछे लाठी लिए फिरते हो। या हम कहते हैं रमेश तो सदैव अकल के पीछे लाठी लिए फिरता है। मुकेश, रमेश, सोहन, रीता, गीता, कुछ भी ले सकते हैं आप कि सदैव अकल के पीछे लाठी लिए फिरता है। बस आपका जो अर्थ हो वो ये निकल रहा हो कि वो मूर्खतापूर्ण कार्य करता है। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरे उदाहरण में कि अकल घास चरने जाना। देखिए, अब अकल घास चरने जाना, इसका भी अर्थ काफी आसानी से हम निकाल सकते हैं कि कुछ ना सोचना। कुछ ना सोचना का मतलब बिना सोचे कोई भी काम कर देना। उसके पास दिमाग ना होना, वो कुछ भी बिना सोचे कर देता है, सोचता नहीं है, यानी कि उसकी अकल जो है वो घास चरने चली गई है। अब अगर शाब्दिक अर्थ निकालें, जैसे मैंने आपको भी बताया था ना कि इसका शाब्दिक अर्थ कहीं से भी जो शाब्दिक अर्थ होता है उसके अनुसार अर्थ नहीं निकलता। अब इसमें तो दिया है कि अकल घास चरने जाना, तो क्या किसी इंसान की अकल जो है वो घास चरने जाएगी क्या? कभी नहीं जाएगी। ठीक, तो अब इसमें वाक्य प्रयोग दिया गया है कि तुम दूसरों के झगड़े में बेवजह पड़ते हो, लगता है तुम्हारी अकल घास चरने गई है। ठीक, तुम दूसरों के झगड़ों में बेवजह पड़ते हो, लगता है तुम्हारी अकल घास चरने गई है। तो सही बात है कि भाई बेवजह किसी के झगड़े में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? यानी कि तुम बिना कुछ सोचे कर रहे हो कि काम कुछ सोचते नहीं हो करने से पहले, दूसरों के झगड़े में पढ़ने से पहले। तो आप किसी भी दोस्त से किसी के भी बारे में कह सकते हैं जो आपको लगता हो कि बिना कुछ सोचे कार्य करता है, तो आप कह सकते हैं कि वो उसकी अकल घास चरने गई है। चलिए अगले बारे में देखते हैं कि दिया है कि अकल पर पत्थर पड़ना, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक, बहुत सारे मिलते जुलते हैं। अकल घास चरने जाना हो गया कि कुछ ना सोचना, अकल पर पत्थर पड़ना हो गया कि बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक, पत्थर पड़ना, भ्रष्ट होना, ये चीज याद रखिए। मिलाकर मुहावरों को मिलाकर और उनके मुहावरों और अर्थों को मिलाकर पढ़िएगा ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कई बार हम अकल घास चरने जाना और अकल पर पत्थर पड़ना हम यही समझ लेते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल घास चरने गई भी काफी हद तक वही चीज है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और अकल पर पत्थर पड़ना भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको इनको कुछ ना कुछ इस तरह से सोचना पड़ेगा कि आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाए। यानी अकल घास चरने जाना यानी कि अकल चली गई, वो सोच नहीं पा रहा, और अकल पर पत्थर पड़ना यानी कि पत्थर पड़ने से क्या होता है, इंसान टूट जा, मतलब कोई भी चीज होती है वो टूट जाती ना, बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती, नष्ट हो जाती। तो वही चीज हो गई कि बुद्धि भ्रष्ट होना, नष्ट होना। ठीक है, तो इस तरह से लेकर चलिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें वाक्य प्रयोग होगा कि राजेश की अकल पर पत्थर पड़ गया था जो उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। सही बात है कि उसकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई थी, अकल पर पत्थर पड़ गया था जो उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। यानी कि राजेश की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। राजेश की जगह सुरेश, मुकेश कुछ भी ले सकते हैं, या तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गया था जो तुमने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। ठीक है, तो इस तरह से आप वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक, आगे है अकल का दुश्मन यानी कि मूर्ख। तुम तो अकल के दुश्मन हो, यानी तुम तो मूर्ख हो। तो राकेश को तुम ही समझाओ, वह तो अकल का दुश्मन बनता जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर कोई किसी से कह रहा है कि भाई वो राकेश है, वो बिल्कुल मूर्ख है, उसको तुम ही समझाओ, वो अकल का दुश्मन है। ठीक है, तो यहाँ से वाक्य प्रयोग आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ इसमें समझने लायक है नहीं है, बस आपको उनका अर्थ अच्छे से समझना है कि भाई इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, और वाक्य प्रयोग काफी उचित करना है आपको। ऐसा ना हो कि वाक्य प्रयोग आपका कुछ और हो, उसका अर्थ कुछ और ही निकल रहा हो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ आप कर देंगे। ठीक है, आगे हैं आंख संबंधी मुहावरे। अब आंख संबंधी मुहावरों के बारे में पढ़ते हैं। तो आंख संबंधी मुहावरे हैं कि आंख का तारा।
आंख का तारा यानी अत्यंत प्यारा, बहुत अच्छी चीज है। हम जानते हैं हमारे माता पिता हमें कहते हैं कि तुम तो बेटा मेरी आंख के तारे हो, यानी तुम मुझे अत्यंत प्यारे हो। तो चलिए इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, मेरा पुत्र मेरी आंखों का तारा है। अब आपके माता पिता कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि मेरा पुत्र या मेरी पुत्री मेरी आंखों के तारे हैं। तो ठीक है, ये वाक्य प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, आंखें चार होना। चलिए भैया, आंखें चार होना मतलब दृष्टि का मिलना, किसी से दृष्टि मिल जाना। तो कर्जदारों से आंखें चार होते ही विजय वहां से चुपचाप भाग निकला। कर्जदार यानी कि जिनसे उसने कर्ज लिया था, उनसे जैसे ही उसकी आंखें चार हुई, विजय वहां से भाग निकला। विजय की जगह रमेश, मुकेश, सुरेश, रीता, गीता कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अब दृष्टि का मिलना ऐसे भी कर सकते हैं, कर्जदारों से आंखें चार होती ही क्यों, पुलिस से आंखें चार होते ही चोर वहां से चुपचाप भाग निकला। तो हम अपने हिसाब से वाक्य प्रयोग कर सकते, ठीक है। अगला है आंखों से गिरना। अब आंखों से गिरना मतलब मान का घटना। कहता नहीं है कि तुम मेरी आंखों से गिर गए हो, यानी कि तुम्हारा मान घट गया। अब आंखों से गिरना का शाब्दिक अर्थ निकालो भाई, थोड़ा शाब्दिक अर्थ निकालो। कोई इंसान आंखों से नीचे गिर गया, ये उसकी आंखें हैं, वो नीचे गिर गया, इसका कुछ मतलब निकला नहीं निकला। लेकिन आंखों से गिरना का मतलब हो गया मान घट जाना, किसी भी चीज का मान घट जाना। मान घट जाना होता है आंखों से गिरना। तो उसके शाब्दिक अर्थ पर मत जाइएगा, शाब्दिक अर्थ कुछ भी निकलेगा, इसलिए आपको शाब्दिक अर्थ याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ जो याद रखना है वो ये कि मुहावरे का क्या अर्थ है। आंखों से गिरना मतलब मान घटना, ठीक है। तो कायर व्यक्ति सबकी आंखों से गिर जाता है, जो कायर व्यक्ति होता है वो सबकी आंखों से गिर जाता है, ठीक है। चापलूस व्यक्ति सबकी आंखों से गिर जाता है, या ईर्ष्यालु व्यक्ति सबकी आंखों से गिर जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, अगला है आंख में धूल झोंकना। आंख में धूल झोंकना, ये तो सबको पता होगा कि आंख में धूल झोंकना होता है कि धोखा देना। हम जानते हैं कि आंख में धूल झोंकने का मतलब है धोखा देना, ठीक। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि झूठ बोलकर माता पिता की आंखों में धूल झोंकना गलत बात है। सच, बिल्कुल सही जो वाक्य प्रयोग है, बहुत सही कह रहा है कि झूठ बोलकर किसी से भी झूठ बोलकर उसकी आंखों में धूल झोंकना गलत बात है। माता पिता हो या कोई भी हो, मित्र हो, भाई बहन हो, बंधु हो, कोई भी हो, उससे भी झूठ बोलकर उसकी आंखों में धूल झोंकना गलत बात है, ठीक है। तो धूल झोंकना का मतलब, आंखों में धूल झोंकना का मतलब हो गया कि धोखा देना, ठीक। अगला है आंख दिखाना। आंख दिखाना मतलब धमकाना। हम कहते नहीं है आंख दिखाते हैं किसी को, जब हम किसी को आंख दिखाने मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी आंखों के इशारे से उसको धमका रहे हैं, ठीक है। तो आंख दिखाना का मतलब होता है धमकाना। तो यहां पर वाक्य प्रयोग देखिए कितना अच्छा हुआ है, जो शायद हमारे डेली रूटीन से या बचपन की यादों को शायद ताजा करे कि मेहमानों के सामने आयुष के चिल्लाने पर मां ने उसे आंख दिखाई। अब देखिए, अब भाई यहां पर सिर्फ चिल्लाने क्यों कह रहे हो। अब अगर मेहमानों के सामने आयुष बिस्कुट उठा ले, समोसा खा ले, तो भी मां उसको आंख दिखा देगी। तो वाक्य प्रयोग तो हम कुछ भी बना सकते हैं कि मेहमानों के सामने आयुष के समोसा उठाने पर मां ने उसे आंख दिखाई, या आयुष के चिल्लाने पर मां ने उसे आंख दिखाई, रमेश के चिल्लाने पर, सुरेश के चिल्लाने पर, सीता, गीता, कुछ भी। भाई अपने रिश्तेदारों के नाम लिख दो, अपने घर वालों के नाम लिख दो, कुछ भी नाम लिख दो, बस आपको वाक्य प्रयोग सही करना है। कितना उचित वाक्य प्रयोग है कि मेहमानों के सामने आयुष के चिल्लाने पर मां ने उसे आंख दिखाई, यानी धमकाया, आंखों से धमकी दे दी, ठीक है। अगले मुहावरे पर चलते हैं, कान संबंधी मुहावरे। तो कान संबंधी मुहावरों में पहला मुहावरा है कि कान में तेल डालना। कान में तेल डालना मतलब ध्यान ना देना। अब देखिए मुहावरे का कितना अलग अर्थ है। हम कान में तेल डालते हैं, तो कान में तेल डालते हैं किस लिए, कान की सफाई वगैरह करने के लिए। और यहां पर सीधा सीधा मुहावरे का अर्थ बता रहा है कि कान में तेल डालना का मतलब है कि ध्यान ना देना, यानी कुछ सुनना ना। तो कान में तेल डालने का मतलब है कि अगर कान में तेल डाला जाएगा तो कान पूरा भर जाएगा और हम किसी भी बात को सुनेंगे नहीं, तो ध्यान नहीं देंगे। तो इस तरह से आप अर्थ अपने हिसाब से बना सकते हैं कि कान में तेल डालने का अर्थ है ध्यान न देना। अब किस प्रकार से हम समझ रहे हैं ये हमारी समझ पर है, बाकी आपको याद रखना है कि कान में तेल डालना का अर्थ है कि ध्यान ना देना। तो यहां पर जो वाक्य प्रयोग है वो ये है कि सीरीन तो कानों में तेल डालकर बैठी है, फिर उसे कौन समझा सकता है। यानी सीरीन थोड़ा
कठिन नाम लगता है मुझे, सीरीन की जगह आप कुछ और याद रखिए, सीमा, गीता, कुछ भी। तो सीमा तो कानों में तेल डालकर बैठी है, फिर उसे कौन समझा सकता है? यानी कि सीमा तो ध्यान ही नहीं दे रही, उसको कौन समझा सकता है? ठीक। अगला देखते हैं, कानों में तेल डालना के बाद है कान काटना। चलो भाई, कान काटना आ गया। अब शाब्दिक अर्थ पे जाओगे तो भाई किसी का कान काट दोगे, नहीं चलेगा ना। इसका अर्थ ये होता है कि दूसरों से अच्छा काम करना। कान काटना नहीं भाई, किसी का पकड़ा पता चले कि कैंची से कान काट दो, ये मत करना। कान काटना का अर्थ है कि दूसरों से अच्छा काम करना। ठीक। तो यहां पर दिया है वाक्य प्रयोग कि हरीश केवल 8 वर्ष का है किंतु गाने में अच्छे अच्छों के कान काटता है। भाई उसमें इतना टैलेंट है, इतना अच्छा गाता है, इतना सुरीला गाता है कि वो अच्छे अच्छों के कान काट देता है, उसकी तूती बोलती है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन केवल अभी 8 वर्ष का है। तो वाक्य प्रयोग इस तरह से हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको खेल से बहुत जुड़ा होगा, क्रिकेट बहुत बच्चे खेलते होंगे, स्पेशली जो लड़के देख रहे होंगे वीडियो, तो आप इस तरह से वाक्य प्रयोग कर दीजिए, भाई जो महेश है या मुकेश है या सुरेश है वो सिर्फ अभी 11 वर्ष का है, लेकिन अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के सामने उसकी नहीं चलती, अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के कान काट देता है जब छक्के मारने पर आता है। तो आप इस तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगला है कानो कान खबर ना होना। कानो कान खबर ना होना मतलब किसी बात का गुप्त रहना। हम कहते हैं ना कि भाई किसी को कानो कान खबर ना हो, दीवारें ना सुन लें, तो कानो कान खबर ना होने का मतलब है कि गुप्त रहना, किसी बात का गुप्त रहना, किसी को वो बात पता ना चलना, कानो कान खबर ना होना। ठीक है। अब भाई इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा कि मुख्यमंत्री शहर में आए किंतु किसी को कानो कान खबर ना हो। ठीक। मुख्यमंत्री शहर में आए किंतु किसी को कानो कान खबर ना हुई। अब यहां पर ये भी कह सकते हैं कि भाई उनके यहां तो बर्थडे पार्टी मन गई लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हुई। ठीक। उनके लड़के ने तो शादी कर ली लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हुई। तो इस तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगला है मुहावरा है कि कान पर जू ना रेंगना। कान पर जू ना रेंगना मतलब कि कोई असर ना होना। अब देखिए यहां पर थोड़े से दो मुहावरे जो हैं वो मिलते हैं कि कान में तेल डालना यानी ध्यान ना देना, ये है जो, एक सेकंड में हाईलाइट कर दूं, कान में तेल डालना यानी ध्यान ना देना, और कान पर जू ना रेंगना मतलब कि कोई असर ना होना। काफी मिलते जुलते हैं तो इनमें कंफ्यूज ना होइएगा। कान में तेल डालने का मतलब है कि ध्यान ना देना, और कान पर जू ना रेंगना का मतलब है कि कोई असर ना होना। यानी कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सब कोई समझाता है कि भाई ऐसा कर लो तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा है, लेकिन हम सुनते नहीं, यानी कि हमें बहुत समझाने पर भी हमारा उस पर असर ना होना, तो वो चीज हो गई कि कोई असर ना होना। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग है कि माँ बाप के समझाने पर भी रमेश के कान पर जू ना रहेंगी। लो भाई रमेश आ गए, मैं कह रहा था कि रमेश सुरेश मुकेश कुछ भी यूज कर लीजिए, रमेश आ गए हैं। माँ बाप के समझाने पर भी रमेश के कान पर जू ना रहेंगी, यानी कि उस पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक है। ये वाक्य प्रयोग आपसे बन जाएगा। आप अपने हिसाब से नाम बदल सकते हैं और वाक्य प्रयोग भी अपने हिसाब से बदल सकते हैं। ठीक है। अगला है, या ये कह सकते हैं कि माँ बाप की जगह हम कुछ और भी वाक्य प्रयोग ये कर सकते हैं कि मेरे मित्र को समझाने पर भी उसने पढ़ाई ना की और वो परीक्षा में फेल हो गया, यानी उसके कान पर जू ना रहेंगी। ठीक है। अगला है नाक संबंधी मुहावरे। तो नाक संबंधी मुहावरे हैं कि नाक रगड़ना यानी खुशामद करना। अब वाक्य प्रयोग भाई वाक्य प्रयोग पे ही जाए, इसका जो प्रयोग हो रहा है उसका शाब्दिक अर्थ मत निकालिएगा। शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो नाक रगड़ देंगे आप जमीन में, आपकी नाक से खून निकलने लगेगा, नाक आपकी चपटी हो जाएगी। तो नाक रगड़ना का मतलब है खुशामद करना। ठीक है। किसी की वाहवाही सामने से करना, खुशामद करना का मतलब जानते ही होंगे आप। तो उसका जो वाक्य प्रयोग हो रहा है वो है उसकी तो हर एक के सामने नाक रगड़ने की आदत। भाई कुछ लोग होते हैं ना जो सामने से बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। खुशामद करना का मतलब होता है किसी इंसान की सामने खड़े होकर, वो इंसान आपके सामने है, उसकी मुंह पे तारीफ करना यानी खुशामद करना। और तारीफ हम इसलिए करते हैं, किसी की खुशामद इसलिए करते हैं कि हमें अपना कोई काम बनवाना होता है या उसके सामने अच्छा बनना होता है। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग हो रहा है कि उसकी तो हर एक के सामने नाक रगड़ने की आदत है, यानी उसकी हर एक के सामने खुशामद करने की आदत है। ठीक है।
आगे है न, अपना खुशामद करने का मतलब है कि अपना काम बनवाने के लिए, अच्छा बनने के लिए तारीफ करना। ठीक है, खुशामद करने का अर्थ आप यहां से लीजिएगा। ठीक है, तो नाक रगड़ना हो गया। आगे है नाक कटना। नाक कटना मतलब हो गया भाई बेइज्जती हो जाना, प्रतिष्ठा या मर्यादा नष्ट होना, यानी बेइज्जती होना। ठीक है, नाक कट गई, उनकी बेइज्जती हो गई। ऐसे हम बोलते हैं ना कि भाई उस सामने वाले की, बगल वाले की, आगे वाले की, पीछे वाले की, दूर वाले की, पास वाले की नाक कट गई, बोलते हैं ना। उसी तरह से यानी उसकी प्रतिष्ठा या मर्यादा नष्ट हो गई। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि तुम्हारे बुरे कार्यों के कारण, तुम्हारे बुरे कार्यों के कारण इस परिवार की तो नाक ही कट गई। कहते हैं ना कि भाई उसके लड़के ने ये कर दिया तो उसकी नाक ही कट गई, या उसके बच्चे ने ये एग्जाम में पास नहीं हुआ तो उसकी नाक कट गई। ये चीजें दिल पे नहीं लेनी चाहिए, लेकिन बता रहा हूं कि इस तरह से वाक्य प्रयोग होते हैं, इस तरह से हमें सुनने को मिलते हैं। तो यानी कि तुम्हारे बुरे कार्यों के कारण इस परिवार की तो नाक ही कट गई। ठीक, तो यानी कि प्रतिष्ठा और मर्यादा नष्ट हो गई। अगला है नाक रख लेना। अब भाई अभी नाक कटी थी, अब नाक रखी जा रही है। नाक रखी जा रही है यानी कि इज्जत बचाई जा रही है। तो नाक रख लेने का मतलब होता है इज्जत बचाना, या इज्जत रख लेना, या इज्जत बचाना। ठीक है, अगला है इसका वाक्य प्रयोग जो है वो है मेरे पुत्र ने हाई स्कूल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके परिवार की नाक रख ली। देख लो भैया, बहुत लोग होंगे हाई स्कूल में अच्छे नंबर प्राप्त करने वाले। भाइयों और बहनों, आपने अपने परिवार की नाक बचाई है, नाक रख ली है। ठीक है, इज्जत बचाई है, नाक रख ली है। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग हो रहा है मेरे पुत्र ने हाई स्कूल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके परिवार की नाक रख ली। ठीक, अभी अगर यहीं अगर वो हाई स्कूल में फेल हो जाता तो नाक कट गई थी, और अगर पास हो गया अच्छे अंकों से तो नाक रख ली गई। यहां से आप अर्थ निकाल लीजिए अपने हिसाब से। एक का पॉजिटिव अर्थ है यानी सकारात्मक अर्थ है, और एक का निगेटिव अर्थ है। आजकल बच्चों को इंग्लिश ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। अगर मैं यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक लिखता तो शायद समझ में ना आता, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव सबको समझ में आ गया होगा भाई, आ गया ना। तो अगला है नाक का बाल होना। अब लो भाई, अभी था आंखों का तारा होना, हमने पढ़ा था एक आंखों का तारा होना, अब आ गया नाक का बाल होना। तो नाक का बाल का मतलब हो गया अति प्रिय। अति प्रिय मतलब वही चीज है कि बहुत अत्यंत प्यारा होना। ठीक है, तो यहां पर वाक्य प्रयोग कर दिया गया कि राम अपने भाइयों की नाक का बाल है। ठीक, यानी अति प्रिय है, बन जाएगा सबको। आगे चलते हैं अगले मुहावरों पर। तो अगला मुहावरा है दांत खट्टे करना, यानी कि हरा देना। अब भाई दांत खट्टे कर दिए, इसका वाक्य प्रयोग वैसे आपको पढ़ाता हूं मैं, बहुत अच्छा वाक्य प्रयोग बताऊंगा कि इसमें वाक्य प्रयोग दिया है कि राम जेठमलानी ने बहस में अपने प्रतिपक्षी के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है भाई, यहां पर बहस में हुए। सबसे बढ़िया मुझे अच्छा लगता है क्रिकेट के उदाहरण। इन चीजों में हरा देने में क्रिकेट के उदाहरण बहुत अच्छे लगते हैं। भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तानी बॉलर्स के दांत खट्टे कर दिए। अरे भाई बहुत अच्छे उदाहरण है, अपने हिसाब से बना के लिखिए, सीखिए। हरा देने का मतलब ये थोड़ी है कि बहस में या किसी भी चीज में हरा देना, भाई किसी भी चीज में हरा देना। और ये खेल वाले जो उदाहरण हैं वो इतने अच्छे लगते होंगे बच्चों आप लोगों को भी, और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो खेल वाले उदाहरण होते हैं वो हमें काफी प्रिय होते हैं, काफी ज्यादा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको खेल पसंद होगा, मैं भी उनमें से एक हूं। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए, हरा दिया। ठीक है, एक एक बार नहीं, चार चार बार हराया। और अब चीनी सेना के भी दांत खट्टे करने की बारी आ गई। चलिए अगला देखते हैं, दांतों तले अंगुली दबाना। दांतों तले अंगुली दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना। आपने ये चीज नोटिस की होगी, जब हमें कोई चीज सरप्राइज कर देती है, कोई चीज आश्चर्य में डाल देती है, तो हम अपनी उंगली दबा देते हैं। हम सोचते हैं कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया। तो वही चीज है कि आंखों नहीं, माफ कीजिए, दांतों तले अंगुली दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना। अब इसका जो उदाहरण है, जो वाक्य प्रयोग है वो है सैनिकों के साहसिक कारनामों को देखकर लोग दांत तले अंगुली दबा लेते हैं। तो सैनिकों के साहसिक कारनामों को देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं, ये वाक्य प्रयोग हो गया। इसके अलावा भी अगर हम वाक्य प्रयोग करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि मतलब जादूगर का जादू देखकर लोगों ने दांतों तले अंगुली दबा दी, लोग आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, अगला है दांत पीसना। दांत पीसना मतलब अत्यधिक क्रोध दिखाना। दांत
पीसना यानी कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना यानी अत्यधिक क्रोध दिखाना दांत पीस के, तो उसका वाक्य प्रयोग होगा कि उसे गरीब समझकर क्यों दांत पीस रहे हो भाई, उसको गरीब समझकर तुम अपने दांत क्यों पीस रहे हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अगले हम जो एग्जाम्पल मुहावरे हैं उनकी तरफ ध्यान देते हैं। अगला मुहावरा है सिर पीटना, पछताना। सिर पीटना का अर्थ है पछताना। क्या अर्थ है भाई, पछताना। अब इसका जो वाक्य प्रयोग होगा वो होगा कि अब सिर पीटने से क्या लाभ है, जो होना था सो हो गया। जब हम पछताते हैं तो सिर पीटते हैं ना अपना, कि भाई ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्यों किया। पछतावा जब होता है तो सिर पीटते हैं, कहा जाता है ऐसा। तो उसका वाक्य प्रयोग होगा कि अब सिर पीटने से क्या लाभ, जो होना था सो हो गया। अब इसका वाक्य प्रयोग हम ये भी कर सकते हैं कि पहले तो पढ़ाई नहीं की, अब फेल होने के बाद सिर क्यों पीट रहे हो, तो ये चीज हो गया। ठीक है, तो हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला है सिर नीचा होना यानी शर्मिंदा होना। सिर नीचा होना यानी शर्मिंदा होना, किसी चीज के लिए लज्जित होना, किसी अपने किए गए काम पर शर्मिंदा होना। जैसे जब हम हमारी गलती का हमें अनुभव हो जाता है तो हम शर्मिंदा होते हैं ना, तो वही चीज हो गई कि हमारा सिर नीचा हो जाता है अपने आप। जैसे माता पिता कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, और हमें अपनी गलती का एहसास होता है तो हम सिर नीचे कर लेते हैं, यानी हम शर्मिंदा होते हैं। तो वही चीज दी गई है कि जीवन में कोई ऐसा काम मत करना जिससे सिर नीचा हो जाए, यानी कि ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। ठीक, तो ये हो गया वाक्य प्रयोग। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है सिर की बाजी लगाना यानी मौत से ना डरना। सिर की बाजी लगाना यानी मौत से ना डरना। तो यहां पर वाक्य मौत से ना डरना यानी कि अपना सब कुछ न्यौछावर करने से हो गया एक तरह से। मौत से ना डरना यानी कि जो निडर हो, जिसको डर ना हो, और जो मर मिटने को तैयार हो। यानी कि मौत से ना डरना, जहां से आपने देखा कि मौत से ना डरने वाली चीज आ गई, तो हमें मौत से ना डरने वाली चीज में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए कि जो जवान होते हैं हमारे देश की सरहद पर, वो मौत से बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं, बिल्कुल सीना तान के खड़े हैं, मौत से नहीं डर रहे। तो हमारा वाक्य प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल सटीक यही बैठेगा कि देश की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने सिर की बाजी लगा दी थी। ठीक, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों ने सिर की बाजी लगा दी थी, यानी कि वो मौत से नहीं डरे थे। सिर की बाजी लगाना मतलब मौत से ना डरना। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगला जो मुहावरा है वो देखते हैं कि सिर ऊंचा करके चलना। सिर ऊंचा, सिर तान के चलना, सॉरी सिर तान के नहीं, सीना तान के होता है, लेकिन फिर भी सिर ऊंचा करके चलना यानी कि किसी के सामने सिर ना झुकाना, क्योंकि तब नहीं झुकाएंगे जब शर्मिंदा नहीं होंगे, और जब शर्मिंदा नहीं होंगे तो सिर ऊंचा करके चलेंगे, यानी हम स्वाभिमान के साथ जिएंगे। स्वाभिमान से जीना होता है सिर ऊंचा करके चलना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए, इसका वाक्य प्रयोग है, इसका वाक्य प्रयोग ही नहीं, इससे साथ ही साथ अपने जीवन में भी ये चीज उतारिए कि कभी कोई गलती ना करें, शर्मिंदा ना होना चले, शर्मिंदा ना होना पड़े, और हम क्या करें कि आदर्श जीवन जीने वाले व्यक्ति बनकर सदैव सिर ऊंचा करके चलते रहें। ठीक है, आदर्श जीवन जीने वाले व्यक्ति सदैव सिर ऊंचा करके चलते हैं, ये आपका वाक्य प्रयोग हो गया। ठीक, ये चीज समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही अच्छी आदत है जो आपको अपने जीवन में उतारनी चाहिए, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। लो भाई यहां पर थोड़ा अर्थ निकल रहा है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी कि आपने सिर मुड़वाना जानते होंगे आप लोग, कि बाल पूरे कटवाना, बाल गंजा हो जाना। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर मुहावरे में कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी कि भाई तो हमने सिर मुड़वाया था, पूरे बाल खत्म करवाए थे और तुरंत ओले पड़ गए। अब अगर बाल होंगे तो ओले तेज नहीं गलेंगे, लेकिन अगर बाल नहीं होंगे तो सोचो कितनी तेज से गलेंगे। तो वही चीज है। तो इसका अर्थ निकल रहा है कि किसी काम के शुरू में ही परेशानी आना, यानी स्टार्ट में ही, सिर मुड़ाते ही तुरंत शुरुआत में ही ओले पड़ गए, यानी परेशानी आ गई, शुरू किसी काम के शुरू कर में ही परेशानी आना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग होगा कि नौकरी के पहले ही दिन देर से पहुंचने पर, अब लो भाई पहला दिन था और देर से पहुंच गए। ठीक है, तो बॉस ने आधे दिन की सैलरी काट ली, इसे कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है कि किसी कोई भी काम है उसके शुरुआत में ही परेशानी आ जाती है। ठीक है, ये
जो वाक्य प्रयोग करते समय ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि आपको जब वाक्य प्रयोग करना है तो ऐसा कुछ दिखाना है कि ये पता चले कि आप उस काम की शुरुआत कर रहे हैं। यानी यहाँ पर दिया है कि पहले ही दिन यानी आप उस काम की शुरुआत ही कर रहे थे। तो नौकरी के पहले ही दिन देर से पहुंचने पर बॉस ने आधे दिन की सैलरी काट ली, इसे कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ठीक है, अगला है मोह संबंधी मुहावरे हैं, उदाहरण है उसके, वो देखते हैं कि मोह सी लेना यानी चुप हो जाना। यानी कि हमने कहते नहीं हम भैया मोह सी ले रहे हैं अपना, हम अपना मोह सी ये ले रहे हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, यानी चुप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग बनी जाएगा कि अपनी दादी जी की जली कटी सुनकर उसने तो अपना मोह ही सी लिया था। ठीक है, घर वालों की जली कटी सुनकर, दादी जी की, माता पिता की, किसी की भी कह सकते हैं कि जली कटी सुनकर उसने अपना मुंह सी लिया कि अब मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, चुप हो गया बिल्कुल। ठीक, अगला जो मुहावरा है वो है मुंह पर कालिक पोतना। कालिक पोतना यानी कलंक लगाना। कहते नहीं कि भाई कालिक पुत गई उनके मुंह पर, ठीक, मुंह काला हो गया यानी कालिक पुत गई, तो कलंक लग गया। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग हुआ कि अजय के बुरे कर्मों में परिवार के मुंह पर कालिक ही पोत दी। अजय के बुरे कर्मों ने परिवार की मुंह पर कालिक ही पोत दिया। अब कुछ भाई बुरा कर्म किया होगा, कुछ भी बुरा कर्म हो सकता है, किसी का मर्डर किया हो, ठीक है, किसी को मारा पीटा हो, तो यही चीज हो सकती है कि किसी अजय ने ऐसा कुछ बुरा कर्म किया है कि उसके परिवार के मुंह पर कालिक पुत गई। ठीक, अगला जो उदाहरण है वो है मुहावरा, वो है मुंह तोड़ जवाब देना। लो भाई, कड़ा उत्तर देना, ये चीज तो जानते हो कि मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक, तो कड़ा उत्तर दिया, एकदम सटीक, एकदम बहुत अच्छा, ईंट का जवाब पत्थर से देना हो गया इस तरह से। ठीक है, तो कड़ा उत्तर देना। तो यहां पर जो वाक्य प्रयोग होगा वो ये है कि आतंकवादियों को मार गिराकर सैनिकों ने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। कितना अच्छा वाक्य प्रयोग है कि आतंकवादियों को मार गिराकर सैनिकों ने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, यानी कड़ा उत्तर दिया। मुंह तोड़ का मतलब हो गया कड़ा उत्तर दिया। ठीक है, अगला देखते हैं मुंह में पानी भर आना। मुंह में पानी भर आना यानी कि लालच करना। अब भाई बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको चटपटी चीजें, बाहर की ठेले, चाट, समोसे और टिक्की देख के तुरंत मुंह में पानी आ जाता होगा और यानी कि वो लालच कर बैठते होंगे। ठीक है, तो यही चीज दे रहा है। स्पेशली जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स, उनको जरूर मुंह में पानी आ जाता है टिक्की समोसे देखकर। तो यहाँ पर मुंह में पानी भर आना यानी लालच करना। तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा पेड़ पर पके आम देखकर हरी के मुंह में पानी भर आया। अब भाई पेड़ पर पके आम देखकर आजकल भी कोई के मुंह में पानी नहीं आता। आजकल तो भाई टिक्की समोसा, क्या टिक्की समोसा देखकर पानी आता है। भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ किस किस के मुंह में पानी आता है टिक्की समोसा देखकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये तो मजाक की बातें हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत मजाक भी जरूरी होता है पढ़ने के साथ साथ। पढ़ाई ऐसे में सरल लगती है और खुशहाल लगती है, पढ़ाई मजेदार लगती है। ठीक है, अगला देखते हैं गर्दन झुकना। गर्दन झुकना मतलब हो गया लज्जित होना। यहां पर भी देखिए लज्जित होना हो गया। ठीक है, जहां सिर झुकाना था वो शर्मिंदा था और गर्दन झुकना हो गया लज्जित होना। ठीक है, तो याद रखिएगा सिर झुकाना शर्मिंदा होना होता है और गर्दन झुकना भी लज्जित होता है, काफी मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इसका जो वाक्य प्रयोग है वो है चुनाव में भारी मतों से हारने पर रामेश्वर की गर्दन झुक गई। ठीक है, या परीक्षा में फेल होने पर रामेश्वर की गर्दन झुक गई। अगला है कि गर्दन पर सवार होना यानी पीछे पड़ना। कहते हैं गर्दन पर सवार होना, तो पीछे पड़ जाना, किसी चीज के, किसी इंसान के, किसी बात के पीछे पड़ना। ठीक है, तो इसमें वाक्य प्रयोग होगा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरी गर्दन पर सवार हो रहे हो। यानी कि मैंने भाई तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया कि तुम मेरे पीछे पड़ गए, यानी मेरी गर्दन पर सवार हो गए, पीछे पड़ गए। ठीक है, तो अगला जो मुहावरा है वो देखते हैं कि गर्दन पर छुरी फेरना। अब छुरी फेरने का मतलब होगा अगर भाई किसी की गर्दन पर छुरी फेर दोगे तो वो पूरा फैल जाएगा, यानी कि उसका 1 2 3 टिकट कट जाएगा। ठीक है, वो चीज नहीं है, इसका अर्थ थोड़ा अलग है। मैंने बताया था कि शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता है, कुछ अलग ही अर्थ होता है मुहावरे का। जो मुहावरा होता है वो वाक्यांश होता है। अब वाक्यांश का मतलब आपको समझ जाएंगे कि वाक्य का अंश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता है। राम घर जाता है, ये पूरा एक वाक्य है। लेकिन अगर हम कहें घर जाता तो वो वाक्यांश हो गया,
क्योंकि वो वाक्यांश से पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें छूटी हुई हैं, इसलिए ये एक वाक्यांश होता है। गर्दन पर छुरी फेरना यानी कि अत्याचार करना, किसी की गर्दन पर छुरी फेरना मतलब हो गया उस पर अत्याचार करना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं कि उससे बचकर रहना, पता नहीं कब वह गर्दन पर छुरी फेर दे। ठीक, आजकल बहुत ज्यादा रिश्वतखोरी चलती है, तो लोग काम करवाते समय जरूर कहते हैं कि भाई उससे बचकर रहना, कब पता नहीं कब वो गर्दन पर छुरी फेर दे, यानी हमारे साथ अत्याचार कर दे कि हमसे रिश्वत ले ले या हम भ्रष्टाचारी दिखा दे। तो वही चीज उसका वाक्य प्रयोग इस तरह से बन जाएगा कि उससे भाई बचकर रहना, पता नहीं है कि वो कब गर्दन पर हमारी छुरी फेर दे, यानी कब हमारे साथ अत्याचार कर दे। चलिए थोड़ा मैं आपको वाक्यांश के बारे में जरूर बता दूं। वाक्यांश अगर आप समझ सकते हो तो वाक्यांश का अर्थ होता है कि किसी वाक्य का अंश होना, यानी पूर्ण वाक्य ना होना, अंश होना। तो हम ये समझते हैं कि जो जैसे अगर गर्दन झुकना लिखा है तो यहां पर गर्दन झुकना एक अर्थ तो दे रहा है लज्जित होना, लेकिन वो वाक्यांश के रूप में है, वाक्य नहीं है। तो यहां पर जो वाक्य प्रयोग जो हो रहा है ये है, ये पूरा वाक्य प्रयोग है। चुनाव में भारी मतों से हारने पर रमेश की गर्दन झुक गई। अब यहां पर देखिए ये वाक्यांश क्यों कहलाया, क्योंकि इस पूरे वाक्य में चुनाव में से लेकर झुक गई, यानी ये पूरा जो वाक्य है चुनाव में भारी मतों से हारने पर रमेश की गर्दन झुक गई, यहां पर देखिए वाक्यांश ये है, ये वाक्य का सिर्फ अंश है, इसके आगे पीछे कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, इसलिए ये वाक्यांश हुआ। ये अर्थ तो दे रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो पूरा जो वाक्यांश होता है, मुहावरा होता है, वो वाक्यांश के रूप में होता है, वो जुड़कर पूरा अर्थ देने लगता है। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि मुहावरा वाक्यांश क्यों होता है। हर जगह पर देखिए मेरी गर्दन पर सवार, यानी गर्दन पर सवार, ये यहां पर वाक्यांश है, इसके आगे हो रहे हो और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरी, ये चीज इसमें आगे पीछे जुड़ के और वाक्यांश को जोड़कर, यानी गर्दन पर सवार मुहावरे के वाक्यांश को जोड़कर अपना अर्थ बना रही है। ठीक है, तो ये समझ गए आप वाक्यांश क्या होता है, किसी वाक्य से निकलने वाला अंश वाक्यांश कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं मुहावरा। समझ में आ गया होगा आपको, याद नहीं रहा मुझे पहले समझाने का, लेकिन मैंने कहा कि आप लोग जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया वाक्यांश। तो यहां पर गर्दन फंसाना यानी कि चक्कर में पड़ना। ठीक, तो यहां पर गर्दन फंसाना यानी अपनी भाई गर्दन ना फंसाओ, यानी उस चक्कर में मत पड़ो। तो यहां पर अर्थ प्रयोग होगा, यानी वाक्य प्रयोग होगा कि गलत लोगों का साथ देकर राम ने अपनी गर्दन फंसा ली, फालतू में चक्कर में पड़ गया, पुलिस आएगी डंडे बजाएगी। ठीक है, तो गलत लोगों का साथ देकर राम ने अपनी गर्दन फंसा ली। इतना ही तक है भाई, ये मत करना कि आगे लिख दो पुलिस आएगी डंडे बजाएगी, वैसे लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जो वाक्य प्रयोग है वो इतना ही सही है कि गलत लोगों का साथ देकर राम ने अपनी गर्दन फंसा ली। ठीक है, ये इसका वाक्यांश है, ये पूरा वाक्य प्रयोग है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया है कि हाथ मलना, कहते हैं हाथ मलते रह जाओगे यानी पछताते रह जाओगे, ये समय निकल गया, ये अमूल्य समय है कक्षा 12 और कक्षा 10 वालों के लिए जो बोर्ड का समय है, अमूल्य समय है, ये समय निकल गया तो सभी लोग हाथ मलते रह जाओगे। कितना सटीक वाक्य प्रयोग है, हाथ मलते रह जाओगे, पछताते रह जाओगे, इसलिए अभी तैयारी कर लो। तो यहां पर वाक्य प्रयोग हो रहा है कि चुनाव में बुरी तरह हारने पर श्रीमती राजो देवी हाथ मलती रह गई, पछताती हुई रह गई। अगला मुहावरा है कि हाथ पांव मारना, यानी अंतिम शक्ति भर उपाय, यानी कहते नहीं भाई वो हाथ पांव मारता फिर रहा, यानी उसमें हिम्मत भी नहीं हुई, हिम्मत भी नहीं बची है, लेकिन फिर भी वो आखिरी हिम्मत तक, अंतिम शक्ति तक कोशिश कर रहा है, हाथ पांव मार रहा है। ठीक है, तो खूब हाथ पांव मारने पर भी तुम मकान नहीं बनवा खूब हाथ पांव मारने पर भी तुम मकान नहीं बनवा पाए, यानी तुमने अंतिम शक्ति भर उपाय कर लिया, तुमने अंतिम हिम्मत, तुम्हारी जितनी हिम्मत थी अंतिम ताकत लगाकर तुमने कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी तुम मकान नहीं बनवा पाए, यानी कि अंतिम शक्ति भर उपाय करने के बावजूद भी तुम मकान नहीं बनवा पाए। तो हाथ पांव मारने का अर्थ ये हो गया। ठीक है, अगला है हाथों के तोते उड़ना, यानी कि हाथों के तोते उड़ना मतलब होता है दुख से हैरान होना।
अब हाथों के भाई कौन से तोते होने लगे पता नहीं, लेकिन ये मुहावरा दिया है, उसका अर्थ है कि दुख से हैरान होना। अब दुख से हैरान होना, इसको हम वाक्य में प्रयोग किस तरह से करेंगे कि जेब में अपना कीमती मोबाइल ना पाकर उसके हाथों के तोते उड़ गए। तोते उड़ गए भाई, जेब में जहां उसने देखा कि उसका कीमती मोबाइल एंड्रॉइड फोन या आईफोन या कोई भी सैमसंग का या कोई भी जो भी महंगा फोन 20-25 हजार 30 हजार 15-20 हजार जितने भी का, उसने जहां से देखा कि भाई मेरा मोबाइल नहीं है जेब में, उसके हाथों के तोते उड़ गए। ठीक है, तो बन जाएगा ये आपको। अगला है हाथ साफ करना यानी चोरी करना। अब भाई बहुत से लोग होते हैं जो हाथ साफ करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद पुलिस भी उनकी पीठ साफ करती है ना। अगला उसका उदाहरण हो रहा है कि उसने तो मेरी नई मोटरसाइकिल पर हाथ साफ कर दिया। लो भाई, चाबी लगा के छोड़ गए थे, गलती खुद ने की और मोटरसाइकिल साफ करवा ली, तो उसने मेरी नई मोटरसाइकिल पर हाथ साफ कर दिया। चलिए ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। अंगुली संबंधी मुहावरे हैं कि अंगुली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ना। ये भाई बहुत अच्छा है। क्या है? अंगुली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ना, यानी कि अंगुली थमाई तो हाथ पकड़ लिए कहीं ना कहीं, यही है। ठीक है, देखिए उसका अर्थ दे रहा है कि थोड़ा प्राप्त करने पर अधिक अधिकार जमा लेना। कहते नहीं कि भाई हमने उसको उंगली थमाई थी उसने हाथ पकड़ लिया, हमने उससे कहा था कि भाई आज चलो तुम्हारे घर में खाना नहीं बना तो मैं खाना खिला दे रहा हूँ। अब भाई वो रोज सुबह आता है नाश्ता करके जाता है, तो हाथ पकड़ लिया उसने, ये अर्थ हुआ। ठीक है, तो ये इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। तो वाक्य प्रयोग है कि पहले कौशिक कभी कभी बाइक मांग कर ले जाता था, किंतु अब उसने अंगुली पकड़ते पकड़ते पहुंचा ही पकड़ लिया है, यानी कि अब तो भाई रोज ही ले जाता है बाइक। ठीक है, तो उसका अर्थ यही निकल रहा है। बहुत से मित्र ऐसे ही होंगे जो नाजायज फायदा उठाते होंगे कि भाई दोस्ती के नाम पर कुछ सामान दे दिया, तो अब वो लगे हैं कि भाई वही लेना है, उनको रोज रोज मांगना है वो चीज। ठीक है, तो यही चीज हो गई। अगला देखते हैं, अंगुली उठाना यानी कि दोष दिखाना, किसी चीज पे उंगली उठाना। कहते नहीं है भाई उंगली दिखा रहे हो तो उंगली उठा रहे हो, किसी चीज को दोष दिखाना कि भाई ये गलत है। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण होगा वो होगा कि मेरे चरित्र पर आज तक कोई भी अंगुली नहीं उठा सका, यानी कि मेरे चरित्र पर किसी ने आज तक उंगली नहीं उठा पाई। ठीक, अगला जो उदाहरण है वो है उंगली पर नचाना, यानी संकेत पर कार्य कराना। ठीक है, उंगली पर नचाने का मतलब हो गया अपनी उंगली पर नचा रहा हो, यानी कि अपने जैसा चाहता हो वैसे संकेत देकर काम करवाना, अपनी उंगली पर नचवाते रहना, तो वही चीज है। इसका जो वाक्य प्रयोग है वो है जमींदार किसानों को अपनी उंगली पर नचाते हैं। जो जमींदार हैं वो किसानों को अपनी उंगली पर नचाते हैं। ठीक है, अगला जो मुहावरा है वो है पांचों अंगुलियां घी में होना। चलिए भाई ये बहुत ही अच्छी, ये उदाहरण अच्छा है कि पांचों उंगलियां घी में होना। अब जिसके पास घी होगा तो यानी उसके पास उसको लाभ ही लाभ है। तो यहां से हम जो है इसका एक तरह से अर्थ निकाल सकते हैं कि अंगुली में घी मतलब जन्नत, जन्नत मतलब लाभ, तो यानी कि लाभ ही लाभ होना। घी मतलब जन्नत मैंने इसलिए कहा कि मतलब घी अच्छी चीज होती, फायदेमंद चीज होती, तो फायदा ही फायदा यानी लाभ ही लाभ। पता होगा सबको कि घी फायदेमंद होता है हमारे लिए, तो वही फायदा मतलब लाभ। तो पांचों उंगलियां घी में होना यानी लाभ ही लाभ होना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या है कि युद्ध के अवसर पर जमाखोरों को पांचों उंगलियां घी में होती हैं। ठीक है, युद्ध के अवसर पर जमाखोरों की 5 उंगलियां घी में होती हैं। ठीक, यानी युद्ध का जब अवसर होता है तो जमाखोर होते हैं उनकी 5 उंगलियां घी में होती हैं। ठीक है, अगला जो मुहावरा है वो है कलेजा संबंधी मुहावरे हैं कि कलेजा ठंडा होना यानी संतुष्ट व शांत होना। कलेजा कहते नहीं कि भाई तुम्हारा कलेजा ठंडा हो गया, अब तुम्हारे कलेजे में ठंडक कब पड़ेगी, तुम्हारा कलेजा कब ठंडा होगा, यानी तुम कब संतुष्ट होगे कब शांत होगे। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग है कि पांडवों के युद्ध जीतने पर श्री कृष्ण के कलेजे को ठंडक पहुंची। जो श्री कृष्ण भगवान थे उनके कलेजे को ठंडक पहुंची, यानी वो संतुष्ट हो गए, वो शांत हो गए जब पांडवों ने युद्ध जीत लिया। ठीक है, अगला जो मुहावरा है वो है कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना यानी कि दिल पर पत्थर रखना, यानी दिल मजबूत रख देना, मजबूत कर लेना, यानी कि बहुत हिम्मत करके, हिम्मत दिखा के, सहन शक्ति दिखा के कोई कार्य करना। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण है कि पारिवारिक सदस्य की मृत्यु को लोग कलेजे पर पत्थर रखकर ही सहन कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
बहुत सही वाक्य प्रयोग दिया गया कि कलेजे पर पत्थर रखते हैं लोग, तब जाकर किसी की मृत्यु को सहन कर पाते हैं। ठीक, अगला है कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर अगर सांप लौट जाए यानी ईर्ष्या से हृदय का जल जाना। ठीक, समझ गए होंगे कलेजे पर सांप लौट जाना कि यानी हमें किसी इंसान से अगर ईर्ष्या हो जाती तो हमारे कलेजे पर सांप लौट जाता है। ठीक है, वैसे ईर्ष्या करना बहुत गलत बात होती है, जो इंसान जितना करेगा वो उतना पाएगा, किसी से ईर्ष्या करना उचित नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाक्य प्रयोग हो रहा है वो है कि पड़ोसी का मकान बनता देख श्यामलाल की कलेजे पर सांप लौटने का। भाई मारो मुझे मारो, कलेजे पर सांप लौट रहा है। पड़ोसी का मकान बनता देख श्यामलाल के कलेजे पर सांप लौटने लगा। नहीं भाई, गलत बात है, सांप नहीं लौटना चाहिए कलेजे पर। इसका अगला जो मुहावरा है वो है कलेजा मुंह को आना, यानी कि घबरा जाना। कहते नहीं है कि सामने सांप देखकर, सामने शेर को देखकर या सामने कुछ भी डरावनी चीज देखकर कलेजा मुंह में आता है, यानी हम घबरा जाते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, जो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा वो होगा कि सड़क दुर्घटना को देखकर सुमन का कलेजा मुंह को आ गया। ठीक है, सड़क में कोई दुर्घटना देखी और सुमन का कलेजा मुंह को आ गया, यानी सुमन घबरा गई। ठीक है, अगला जो मुहावरा है वो है कलेजा छलनी होना। छलनी होना, कलेजा छलनी होना यानी कि बहुत दुख होना। कहते नहीं भाई मेरा कलेजा छलनी कर दिया, तो बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत ज्यादा दुख दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाक्य प्रयोग होगा वो होगा पड़ोसी के दुर्व्यवहार को देखकर तो उसका कलेजा छलनी हो गया। कलेजा छलनी हो गया यानी कि उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ, पड़ोसी ने जिस तरह का दुर्व्यवहार किया उससे उसका कलेजा छलनी हो गया। ठीक है, अगला है खून खोलना। खून से संबंधी मुहावरों में पहला है कि खून खोलना यानी क्रोध आना। लो भाई, क्रोध आ गया। इसका वाक्य प्रयोग है दुकानदार की खुलेआम बेईमानी देखकर श्याम का खून खौल गया। लो भाई, श्याम को क्या आ गया? क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया दुकानदार की बेईमानी को देखकर। अगला है खून का प्यासा होना। खून का प्यासा होना यानी प्राण लेने को तत्पर होना। ठीक है, खून का प्यासा होना, प्राण लेने को तत्पर होना, 2017 में आया है। ठीक है, राम और श्याम के आपसी झगड़े इतने बढ़ गए कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। भाई एक दूसरे का प्राण लेना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं किसी एक दूसरे को। तो ये हो गया खून का प्यासा होना। अब अगला है खून का घूंट पीना यानी क्रोध को दबाना। खून का घूंट पी जाना यानी क्रोध पी जाना, क्रोध दबा देना। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा कि जरूरत के समय दोस्त की मदद करने से इनकार करने पर दिलशाद खून का घूंट पीकर रह गया। अब उसको अपने दोस्त से एक उम्मीद थी कि जरूरत के समय पर उसका दोस्त उसकी मदद कर देगा, लेकिन जब जैसे ही उसने इनकार किया दिलशाद को क्रोध तो आया लेकिन वो उसको दबा गया, यानी खून का घूंट पी कर रह गया, क्रोध को पी गया, खून का घूंट पी गया। तो यहाँ पर ये वाक्य प्रयोग हो जाएगा। आप अपने हिसाब से वाक्य प्रयोग करना सीख लें, ये आपकी परीक्षा में ज्यादा आसानी देगा आपको, क्योंकि आपको वाक्य प्रयोग याद नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ अर्थ याद करिए। 4-5 बार इस वीडियो को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, अर्थ का नोट्स। जो आपको नोट्स बनाना है वो जरूरी नहीं कि आप वाक्य प्रयोग का बनाएं, अर्थ सिर्फ मुहावरा लिखिए, उसका बगल में अर्थ लिखिए। लिखते हैं तो हमें याद होता है, और 3-4 बार जब हम उसको देखेंगे, रिवाइज करेंगे, सारे अर्थ एकदम सटासट बनने लगेंगे हमें, और वाक्य प्रयोग भी हम पढ़ते पढ़ते अपने आप सीख जाएंगे। दैनिक जीवन, जो आपका जीवन है उससे संबंधित जो कुछ भी घटनाएं या कुछ भी काल्पनिक चीजें आप बना सकते हैं, उनको बनाकर वाक्य प्रयोग करिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला मुहावरा है कि खून पसीना एक करना, 50वां नंबर। भाई अर्धशतक पूरा कर लिया है हमने। खून पसीना एक करना यानी कठिन परिश्रम करना। कहते नहीं है खून पसीना एक कर देते मजदूर लोग, भाई बहुत खून पसीना एक करते हैं, धूप में लगे रहते हैं, गर्मी में लगे रहते हैं और ठंड में भी लगे रहते हैं। तो खून पसीना एक करते हैं, कठिन परिश्रम करना। तो यहाँ पर जो उदाहरण होगा वो ये होगा कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सुनीता ने खून पसीना एक कर दिया। ठीक है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सुनीता ने खून पसीना एक कर दिया, यानी कठिन परिश्रम कर दिया। ठीक है, अगला जो देखते हैं मुहावरा 51 का सगुन चढ़ने वाला है, पानी रखना। पानी रखना यानी मर्यादा की रक्षा करना, यानी कि एक चीज अभी आई थी नाक रखना, अब आ गया भाई पानी रखना।
तो वहां दोनों इज्जत से संबंधित है, यहाँ पर मर्यादा वहां इज्जत। ठीक है, तो पानी रखना का मतलब हो गया मर्यादा की रक्षा करना। तो यहाँ वाक्य प्रयोग होगा कि परीक्षा की तैयारी कराकर तुमने अंतिम समय में मेरा पानी रख लिया, यानी कि तुमने मेरी अंतिम समय पर परीक्षा की तैयारी करवाकर पानी रख लिया। ठीक है, अगला है पानी पानी हो जाना, यानी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना, बहुत शर्मिंदा होना। पानी पानी कहते नहीं है, पानी पानी हो गया वो इंसान, शर्म से लाल हो गया, पानी पानी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वाक्य प्रयोग है जब कालू मोबाइल चुराते पकड़ा गया तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। भाई सही, बिल्कुल एकदम सटीक वाक्य प्रयोग है कि जब कालू मोबाइल चुराते पकड़ा गया तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। चोरी करना बहुत गलत बात है। एक तो पुलिस पकड़ लेती है तो डंडे गलते हैं, अगर पुलिस नहीं पकड़ती है, लोगों ने देख लिया तो भाई शर्म से पानी पानी हो जाओगे। कुछ नहीं, फिर यही कहोगे कि मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन लोग हर कोई जान गया कि भाई तुम चोरी कर रहे हो और तुम आज से पूरे समाज की नजर में गलत हो गए। इसलिए कभी ऐसा मत करो, हमेशा सिर उठाकर चलो। ठीक है, पानी फेर देना, अगला मुहावरा है पानी फेर देना, यानी मेहनत बेकार जाना। किसी के कार्य पर पानी फेर देना, उसकी मेहनत को बेकार कर देना। ठीक है, तो मेरा मित्र मेरे सारे कार्य कराए पर पानी फेर गया, यानी मेरे मित्र ने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। ठीक है, अगला है पानी में आग लगाना, यानी चुगली करना। आप कहते नहीं है आग में घी डालना, तो आग में घी डालना थोड़ा सा अलग हो गया, यहां पर है पानी में आग लगा देना, यानी चुगली कर देना। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए, पानी में आग लगाना तो उसका अर्थ है चुगली करना। अब इसका वाक्य प्रयोग है कि गोमती पानी में आग लगाकर रमा और सुधा की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। गोमती ने जो पानी में आग लगाकर रमा और सुधा की दोस्ती थी उसको दुश्मनी में बदलवा दिया। ठीक है, ये इसका वाक्य प्रयोग थोड़ा, इसका जो व्याकरण है वो गलत है, वाक्य प्रयोग थोड़ा सा गलत है, इसमें थोड़ी सी त्रुटि है कि इसका सेंस इतना अच्छा नहीं निकल रहा। आप इस तरह से लिखिए कि गोमती ने पानी में आग लगाकर रमा और सुधा की दोस्ती दुश्मनी में बदलवा दी। ठीक है, इस तरह से। अगला है कि पानी पी पी कर कोसना, पानी पी पी कर कोसना, यानी बहुत बुरा भला कहना, किसी इंसान को बहुत बुरा भला कहना, यानी कि पानी पी पी कर कोसना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग होगा कि अगर हिमांशु को मेरा कोई भी परिचित मिलता है तो वह मुझे पानी पी पी कर कोसता है, यानी कि मेरा कोई भी परिचित मिलता है तो बहुत बुरा भला कहता है, यानी पानी पी पी कर कोसता है। ठीक है, अगला है इसका मुहावरा, हवा संबंधी मुहावरों में अब मुहावरा है हवाई किले बनाना। लो भाई, हवाई किले, हवा से बातें करना, यानी हवाई किले बनाना, यानी ऊंची कल्पना करना। कहते नहीं है बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे तो हवाई किले बना रहे हो, ऊंची कल्पना कर रहे हो। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग है कि रहीम वार्ड मेंबर का चुनाव हार गया, परंतु अब वह एमपी चुनाव के लिए हवाई किले बना रहा। वार्ड मेंबर का तो चुनाव नहीं जीत पाए भाई साहब, अब एमपी के चुनाव के लिए हवाई किले बनवा रहे हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इतना बड़ा चुनाव जीतना चाहते हैं और मोहल्ले का चुनाव हार गए, मोहल्ले का कस्बे का चुनाव हार गए, तो ये ऊंची कल्पना करने हो गया, यानी हवाई किले बनाना हो गया। अगला उदाहरण है, अगला मुहावरा है हवा निकलना। हवा निकलना मतलब बहुत डरना। भाई ये कहते नहीं हवा निकल गई का, डर गए का। ठीक, कहते नहीं है कि हवा निकल गई, डर गए इतने में, इतनी जल्दी डर गए। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग होगा कि बड़े बहादुर बन रहे थे, अखिलेश के मुख्यमंत्री बनते ही तुम्हारी हवा क्यों निकल गई। बहुत बहादुर बन रहे थे, अखिलेश के मुख्यमंत्री बनते ही तुम्हारी हवा क्यों निकल गई, तो ये वाक्य प्रयोग हो गया। अगला मुहावरा है कि हवा हो जाना, तेज दौड़ना। ठीक है, कहते नहीं हवा में बातें करना, यानी कि बहुत तेज दौड़ना, वो इंसान तो हवा हो जाता है। तो राधा और प्रतिभा देखते ही देखते हवा हो गई, यानी तेज दौड़ के निकल गई, भाग गई। उसेन बोल्ट हवा हो गए भाई उसेन बोल्ट बहुत तेज दौड़ते हैं तो वो हवा हो गए। ठीक है, इसका अगला मुहावरा है हवा लगना, यानी असर में होना। हवा लगना यानी किसी चीज के असर में आ जाना या किसी चीज का असर हो जाना। तो यहाँ पर हम काफी यूज करते हैं इस वाक्य प्रयोग को कि अरे आजकल के लड़कों को ऐसी हवा लगी है कि पढ़ते ही नहीं, पबजी की हवा लगती है और टबजी की हवा लगती है, हर तरह की हवा लग जाती है कि वो पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, अगला है अपना संबंधी मुहावरे।
पहला है कि अपना घर समझना यानी संकोच ना करना। कहते हैं भाई अपना घर समझना, भाई अपना घर समझना से अर्थ यही हो गया कि संकोच ना करना, बिल्कुल भी संकोच ना करना। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि प्रिय पुत्र वधू, तुम्हें इस घर को अपना घर समझकर ही रहना है। पुत्र वधू मतलब हो गया घर की बहू, लड़की की पत्नी। तो प्रिय पुत्र वधू, तुम्हें इस घर को अपना समझकर ही रहना है। जैसा तुम्हारा मायका था तो वैसे ही तुम्हारा ससुराल है, संकोच नहीं करना है, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ को पूरा करना। कहते नहीं है हर कोई इंसान अपना उल्लू सीधा करने में लगा है, अपना स्वार्थ पूरा करने में लगा है, ठीक है। तो यहां पर वाक्य प्रयोग हो गया, आजकल अपना उल्लू सीधा करने वाला व्यक्ति ही समझदार माना जाता है। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि 2017 और 18 दो बार लगातार आया है अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ पूरा करना। यानी अपना उल्लू सीधा करना मतलब एक प्रकार से हो गया कि अपना काम निकलवाना, ठीक है। तो आजकल हर कोई अपना उल्लू सीधा करने में ही लगा है, या आजकल अपना उल्लू सीधा करने वाला व्यक्ति ही समझदार माना जाता है। अगला जो मुहावरा है उस पर चलते हैं, चलो। अपना राग अलापना यानी अपनी बात कहना। बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे वो सिर्फ अपना ही राग अलापते हैं, वो दूसरे की सुनते ही नहीं है। सामने वाला क्या कह रहा है कुछ नहीं सुनेंगे, अरे मैंने तो ऐसा किया था, अरे मैंने तो वैसा किया था, अरे मैं तो ये करता हूँ, अरे मैं तो वो करता हूँ। इस तरह से सिर्फ अपना ही राग अलापते हैं। तो इसका उदाहरण जो वाक्य प्रयोग होगा वो ये होगा, कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थ बस अपना ही राग अलापते रहते हैं, ठीक है। वाक्य प्रयोग हो गया। या रमेश तो सिर्फ अपना ही राग अलापता है, वो किसी की सुनता ही नहीं है। ये आपका वाक्य प्रयोग एक ये हो गया। सुरेश तो अपना राग अलापता है, किसी की नहीं सुनता है, ठीक है। अगला जो मुहावरा होगा वो ये होगा कि अपना समूह लेकर रह जाना, लज्जित होना। अपना समूह लेकर रह जाना यानी कि कहते नहीं छोटा सा मुंह लेकर रह गया, छोटा सा मुंह या अपना समूह काफी मिलते जुलते हैं। अपना समूह लेकर रह जाना यानी लज्जित हो जाना, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग हुआ कि वास्तविकता का पता चलने पर वह अपना समूह लेकर रह, जहां से उसको वास्तविकता पता चली कि गलती मेरी ही है, वह अपना समूह लेकर रह गया। अगला जो मुहावरा है वो है अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना। अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना यानी अपनी हानि स्वयं करना, अपनी हानि, अपना घाटा, अपनी अपना बुरा, ठीक है, स्वयं करना, ठीक है। वाक्य प्रयोग है कि बैंक की नौकरी छोड़कर तुमने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार ली है। तो यानी बैंक की जो नौकरी तुमने छोड़ दी है उससे तुमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ज्यादातर हम इसका प्रयोग इस तरह से करते हैं कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। आपका प्रयोग हम कम करते हैं, इससे सबको पता चल गया हो कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी अपनी हानि स्वयं करना होता है। तो बैंक की नौकरी छोड़कर तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, ठीक है। आप मत याद रखो, आप वो बिगाड़ रहा है, मजा नहीं आ रहा है आप आने से, ठीक है। तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना याद रखेंगे, ठीक। अपने मैं मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मैं मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। बहुत से लोग होते हैं अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं कि मैं जो कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता है, मैं बुर्ज खलीफा खरीद सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि रमेश तो ऐसी ऐसी बातें करके अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। यानी कि रमेश सिर्फ अपनी ही प्रशंसा करता रहता है, ठीक है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अगला जो मुहावरा है वो है आसमान संबंधी मुहावरों में पहला है आसमान टूट पड़ना, अचानक मुसीबत आना। कहते नहीं कि उस किस तरह पे तो आसमान टूट पड़ा, यानी अचानक मुसीबत। जो आसमान है वो अचानक ही तो टूटता है, जब आसमान टूटता है तो बिजली गिरती है, ठीक है, तो मुसीबत आती है। इसी तरह से हो गया कि अचानक मुसीबत आना, ठीक है। अब इसका जो वाक्य प्रयोग होगा वो होगा कि माता जी की मृत्यु के उपरांत रमेश की तीनों पुत्रियों पर आसमान टूट पड़ा है। यानी कि माता जी की मृत्यु हो गई तो उसकी, रमेश की, सुरेश की, मुकेश की, सीता गीता कुछ भी, उनकी तीनों पुत्रियों पर आसमान टूट पड़ा है, ठीक है। अगला है आसमान सिर पर उठाना, बहुत अधिक उपद्रव मचाना। आसमान सिर पर उठाना यानी कि बहुत अधिक उपद्रव मचाना। ये भी भाई देखो 2018-17 रिपीटेड,
ठीक। आसमान सिर पर उठाना, बहुत अधिक उपद्रव मचाना। कहते नहीं बच्चे तो घर में आसमान सर पर उठा लेते, इतनी ज्यादा शैतानी, इतना ज्यादा उपद्रव मचाते हैं। तो रमेश और सुरेश की शैतानियों ने आसमान सिर पर उठाया हुआ है। ठीक है भाई, अगले मुहावरे में चलते हैं। आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना यानी बहुत बढ़ चढ़ कर बोलना, बहुत हाइपर बोल, अतिशयोक्ति करना, बढ़ चढ़कर बोलना। एक चपरासी का पुत्र होते हुए भी हरीश अपने साथियों के बीच आसमान से बातें करता है। यानी भाई पुत्र तो तुम चपरासी के हो और तुम रोज 500 रुपए का खर्च करने की बात करो कि भाई मैं तो 500 रुपए खर्च करता हूं। तो ये कहीं ना कहीं ये हो गया कि एक चपरासी का पुत्र होते हुए भी जो हरीश है वो आसमान से बातें करता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब अगला है मुहावरा है आसमान पर दिमाग होना। आसमान पर दिमाग होने का अर्थ होता है अहंकारी होना। यानी किसी का दिमाग जब आसमान पर चढ़ जाए, कहते नहीं है भाई आजकल तो तुम्हारा दिमाग बहुत आसमान पे चढ़ गया है, आसमान पे है तुम्हारा दिमाग। तो यानी कि इसका जो हम भावार्थ निकालते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं, तो वाक्य प्रयोग होगा कि उच्च पद प्राप्त होते ही रहीम का दिमाग आसमान पर हो गया है। यानी कि उसको कोई उच्च पद मिल गया, किसी बड़े पद पर नियुक्ति हो गई, तो अब उसका दिमाग आसमान पर चढ़ गया, यानी वो अहंकारी हो गया। ठीक है, अगला जो हम मुहावरा है वो देखते हैं, वो है आसमान पर चढ़ा देना। आसमान पर चढ़ा देना मतलब कि अधिक प्रशंसा करके ऊपर उठाना। जैसे हम सामने बैठ के किसी इंसान के सामने खड़े होकर, मतलब सामने सामने बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं, तो वो आसमान में पहुंच जाता है ख्यालों में, है ना। ऐसा होता है ना, इसको हम आसमान पे ऊंचाई पे चढ़ा देते हैं उसकी प्रशंसा करते करते। तो वही चीज है कि आसमान पर चढ़ा देना, यानी उसका अर्थ होता है कि अधिक प्रशंसा करके ऊपर उठा देना। ठीक, अब इसका वाक्य प्रयोग होगा कि बातों ही बातों में मोहन ने सुरेश को आसमान पर चढ़ा दिया। यानी बातों ही बातों में, सामने तारीफ कर करके मोहन ने सुरेश को आसमान पर चढ़ा दिया, यानी उसकी बहुत अधिक प्रशंसा करके उसको ऊपर उठा दिया। ठीक, आगे देखते हैं मुहावरे जो हैं वो है रंग संबंधी मुहावरे। रंग संबंधी मुहावरों में पहला मुहावरा है कि रंग उतरना। अब रंग उतरना का मतलब हो गया कि रौनक खत्म हो जाना। तो यहां से तो सीधा सीधा अर्थ भी निकल के आ रहा है कि जैसे किसी चीज का कोई कपड़ा होता है, उसका मान लीजिए रंग उतर जाए, ठीक है, तो उसकी चमक धुंधली हो जाती है, वो उतना चमकता नहीं, यानी उसकी रौनक खत्म हो जाती। ठीक, तो यही इसका अर्थ हो गया कि रंग उतरना मतलब रौनक खत्म होना। जैसे कि बताया था कि जो ये मुहावरे होते हैं, वाक्यांश होते हैं, और इनका जो अर्थ होता है वो शाब्दिक नहीं होता, कुछ अलग ही अर्थ देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लेकिन जो अर्थ है रंग उतरना, इसका अर्थ काफी सिमिलर है, बट बिल्कुल वो नहीं है कि शाब्दिक अर्थ ही निकल रहा हो, थोड़ा सा अलग अर्थ दे रहा है कि रौनक खत्म हो जाना। ठीक, अब इसका जो भावार्थ यानी वाक्य प्रयोग हो रहा है वो ये है कि चुनाव में हारने के कारण प्रत्याशी के चेहरे का रंग उतर गया। ठीक, चुनाव में हारने के कारण या परीक्षा में असफल होने के कारण, नौकरी ना लगने के कारण या कार्य सफल ना होने के कारण फलाना 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 किसी का भी चेहरे का रंग उतर गया, हम कह सकते हैं कि मतलब रंग उतर गया। ठीक, तो यानी उसकी रौनक खत्म हो गई, चेहरे की रौनक खत्म हो गई। ठीक, आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है कि रंग जमाना यानी धाक जमाना। अच्छा, थोड़ा ये ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पर चुनाव में हारने के कारण, परीक्षा में असफल होने के कारण, कार्य सफल ना होने के कारण, या भी किसी कार्य के बिगड़ जाने के कारण उसके चेहरे का रंग उतर गया, इसलिए बता रहा था कि वाक्य प्रयोग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यही वाक्य प्रयोग याद रखना है कि रंग उतरना के लिए हमें ये वाक्य प्रयोग याद रखना है कि चुनाव में हारने के कारण प्रत्याशी के चेहरे का रंग उतर गया। नहीं, ये वाक्य प्रयोग जरूरी नहीं है कि आप यही याद रखें, आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रंग जमाना यानी कि धाक जमाना। अब रंग जमाना, धाक जमाना, इसका अर्थ यह है कि किसी भी जगह पे कहते नहीं भाई तुम तो रंग जमा दिया तुमने, यानी तुमने अपनी धाक जमा दी किसी भी जगह पे जाकर। ठीक, तो इसका वाक्य प्रयोग देखिए, अमिताभ बच्चन ने आज भी फिल्मी क्षेत्र में अपना रंग जमा कर रखा है, यानी अपनी धाक जमा कर रखी है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगला मुहावरा हम देखते हैं, तो अगला मुहावरा है रंग में भंग पड़ना। ठीक है, रंग में भंग पड़ना, ये बहुत बार नॉर्मली सुना होगा ये मुहावरा कि रंग में भंग पड़ गया, यानी कि आनंद में विघ्न आ जाना, किसी भी प्रकार के आनंद में विघ्न आ जाना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग होगा कि दिवाली पर मोहन के एक्सीडेंट ने रंग में भंग डाल दिया। यानी कि अब देखो भाई, दीपावली का इतना बड़ा त्योहार था, लेकिन परिवार में ही मोहन का एक्सीडेंट हो गया, तो सारा जो त्योहार था वो सब धूमिल हो गया, त्योहार की सारी रौनक चली गई, सारी खुशी चली गई, यानी कि रंग में भंग हो गया, आनंद में विघ्न आ गया। ठीक है, तो रंग में भंग पड़ना यानी आनंद में विघ्न होना, इसका वाक्य प्रयोग हो गया कि दीपावली पर
मोहन के एक्सीडेंट ने रंग में भंग डाल दिया। आगे देखते हैं, रंग में रंगना, किसी के रंग में रंगना, कहते ना कि भाई तुम तो उसके रंग में रंग गए हो। अब रंग में रंगना मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसने नीला रंग ओढ़ लिया अपने ऊपर तो तुमने भी नीला रंग ओढ़ लिया ही, नहीं। रंग में रंगना मतलब कि जैसा वो कर रहा है तुम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो, तुम उसका क्या कर रहे हो, अनुसरण कर रहे हो। यानी कि रंग में रंगना यानी कि अनुसरण करना, किसी चीज के रंग में रंगना होता है कि उस चीज का अनुसरण करना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं कि आजकल सभी युवा आधुनिक युग के फैशन के रंग में रंग रहे हैं। आजकल के जो सभी युवा हैं आधुनिक युग के फैशन के रंग में रंग रहे हैं। डैमेज वाली जीन्स पहन रहे हैं, है ना, डैमेज वाली जीन्स पहन रहे हैं और क्रॉप वाले टॉप पहन रहे हैं। तो ये आधुनिक युग का फैशन हो गया। और आजकल एक फैशन बहुत चल रहा है कि मिर्जापुर देख रहे हैं और भाई गुड्डू भैया और बबलू भैया बन रहे हैं, तो मिर्जापुर के रंग में रंग रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला मुहावरा है प्राण संबंधी मुहावरे। तो प्राण संबंधी मुहावरे में पहला मुहावरा है कि प्राण फूंकना। और प्राण फूंकना का मतलब हो गया जीवन प्रदान करना। कहते नहीं है किसी चीज में प्राण फूंक देना यानी कि उसको नया जीवन प्रदान कर देना। तो यहां पर हम वाक्य प्रयोग देखते हैं। वाक्य प्रयोग है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों के अंदर प्राण फूंक दिए। अब देखिए कितना अच्छा वाक्य प्रयोग किया गया है कि जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी ने अपने जो अहिंसा का जो मार्ग वो अपनाते थे, अहिंसा के मार्ग के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों के अंदर प्राण फूंक दिए। यानी उन्होंने जो पथ बताया था कि अहिंसा के मार्ग पर चलना है और उस मार्ग पर चलकर जो उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करवाई, उसके द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में उनके अहिंसा के जो उनका जो पथ था, अहिंसा वाली उनकी जो विचारधारा थी, उसने लोगों के अंदर प्राण फूंक दिया यानी उनको नया जीवन प्रदान कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, जो अगला मुहावरा है वो है प्राण हथेली पर लेना। कहते नहीं है भैया जान हथेली में ले ली। जान हम नॉर्मली उसको दैनिक जीवन पर जान हथेली में लेना ले गए मतलब प्रयोग करते हैं, बट यहां पर दिया है कि प्राण हथेली पर लेना। जान और प्राण बात एक ही है। ठीक है, प्राण हथेली पर लेना का मतलब हो गया जीवन संकट में डालना। अब जीवन संकट में डालने का मतलब हो गया, कहते नहीं तुम तो भाई अपने जान हथेली में लेके घूमते हो, हैं गुंडागर्दी करते हो, तुम्हें कोई का डर नहीं है, बंदूकें चलाते फिरते हो, किसी दिन तुम भी तप जाओगे, तुम्हारी जीवन संकट में, यानी कि जान तुम हथेली पे लेकर घूमते हो। यहां वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि आतंकवादियों को पकड़ पाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वे सदैव प्राण हथेली पर लेकर चलते हैं। हाँ, आतंकवादी मर मिटने को तैयार होते हैं। पूरे विश्व में, यहां हमारे भारत में या जहां पे भी पूरे विश्व में अशांति फैलाए हुए हैं, लेकिन उस अशांति को फैलाने के लिए वो अपने प्राण हथेली पर लेकर घूमते हैं। उनको डर नहीं है मरने का, यानी कि वो अपने जीवन को संकट में डाले हुए हैं। तो ये वाक्य प्रयोग समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला दिया है कि प्राणों की बाजी लगाना। प्राणों की बाजी या जान की बाजी। ठीक है, यहां प्राण की जगह अगर आप जान भी याद रखते हैं कि जान की बाजी लगाना, तो भी याद आपको बना रहेगा। सेंस लगा लीजिए कि प्राण यानी जान एक ही चीज है, तो जान की बाजी लगाना या प्राणों की बाजी लगाना, तो हो गया कि बलिदान के लिए तत्पर रहना, बलिदान देने के लिए तत्पर रहना। वाक्य प्रयोग है कि वीर पुरुष सदैव अपने देश के मान सम्मान के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, यानी अपने बलिदान के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो मुहावरे हैं वो है बात संबंधी मुहावरे। उसमें पहला मुहावरा है बात बनना, यानी कि काम बनना। कहते नहीं हमारी तो बात बन गई, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हमारी बात बन गई, यानी हमारा काम बन गया। अब इसका वाक्य प्रयोग होगा कि यदि आप नगर पालिका अध्यक्ष से मेरी सिफारिश कर दें तो मेरी बात बन जाएगी। यानी कि मुझे जो कार्य करवाना है वो नगर पालिका अध्यक्ष से अगर बात हो जाए, सिफारिश हो जाए, तो भाई मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, मेरी बात बन जाएगी। अगला है बात बनाना। बात बनाना यानी कि हो गया गप मारना। बहुत से लोग करते हैं आजकल ऐसा, गप्पे मारने में और बात बनाने में बहुत लोग माहिर होते हैं। ठीक, इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया गप मारना। तो यहां पर वाक्य प्रयोग होगा मुझे वास्तविक रूप से कार्य करने में आनंद आता है, बातें बनाने में नहीं। कोई एक इंसान है वो ये कह रहा है कि मुझे वास्तविक रूप से, यहां पर आप मुझे ना लेकर अपने रूप में सेंस लें कि आप खुद बोल रहे हैं किसी से कि मुझे बात, जैसे आप कॉपी में लिख रहे हैं, तो जैसे आप कॉपी में जब लिखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेट होगा कि आपको ये पसंद नहीं है। तो मुझे वास्तविक रूप से कार्य करने में आनंद आता है, बात बनाने में नहीं।
कार्य करना, करके दिखाना और बात बनाना अलग अलग बात। बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे मेरी तो 95% बनेगी, मेरी तो 90% बनेगी, तो ये बात बनाना हो गया। लेकिन जब रिजल्ट आने पर 80 बनती है तो वो बात बनाना गप मारना हुआ। लेकिन अगर 95 ही बनती है तो उसको हम सही तरह से कहते हैं कि हाँ उस इंसान ने कहा था तो करके दिखाया, गप नहीं मारी, बात नहीं बनाई। ठीक है, अगला देखते हैं बात की बात। बात की बात यानी चर्चा या प्रसंग के कारण किसी बात का कहा जाना। किसी भी चर्चा या प्रसंग के कारण किसी बात का कहा जाना, यानी कहते हैं बात की बात होती है, हर एक बात की बात होती है। किसी भी चर्चा के दौरान किसी जैसे कोई चर्चा चल रही है, किसी चर्चा की वजह से किसी बात को कह दिया जाए तो उस बात से संबंधित बात, यानी कि इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि बात की बात से ही अनेकों बात की उत्पत्ति होती है। तो जैसे अगर बात ही बात होती है, जैसे चर्चा चलती है तो अनेकों बात उखड़ आती हैं, तो वही चीज है कि बात की बात में यानी कि किसी भी चर्चा के दौरान किसी और बात का उखड़ आना। ठीक है, तो वो हो गया बात की बात, यानी कि बात की बात से ही अनेकों बातों की उत्पत्ति होती है। यानी एक बात शुरू होती है, कोई चर्चा शुरू होती है तो दूसरी बात निकल आती, तो बात की बात बन जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं बात जमना। बात जमना यानी समझ में आना। कहते नहीं है यार हमें तुम्हारी बात जम गई। बात जम गई मतलब बात समझ में आ गई। बिल्कुल आसानी से बिल्कुल रिलेट करिए कि आपने बहुत बार सुना होगा कि हाँ यार तुम्हारी बात जम गई, मुझे जम गई यानी समझ में आ गई। अब इसका वाक्य प्रयोग हुआ कि मुझे रवि की वाराणसी जाने की बात जम रही है। बहुत से लोग तैयारी करने के लिए बाहर जाते हैं, तो यहां के लिए भी लगा सकते हैं कि आगे डॉक्टर की तैयारी करने की, या रमेश की डॉक्टरी की तैयारी करने की बात मुझे जम गई, या कुछ भी आप हिसाब से कि हाँ आज प्रदर्शनी घूमने जाने की बात मुझे जम गई, आज मूवी देखने जाने की बात मुझे जम गई। तो आप किसी प्रकार से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात बिगड़ना, अगला जो मुहावरा है वो है बात बिगड़ना यानी काम बिगड़ना। अब भाई बात बिगड़ गई यानी काम बिगड़ गई। कहते नहीं यार हमारी वहां बात बिगड़ गई। बात बन गई तो काम बनना, बात बिगड़ गई तो काम बिगड़ना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग होगा तुम दोनों के झगड़े के कारण बनी बनाई बात बिगड़ गई। तुम दोनों के झगड़े के कारण बनी बनाई बात बिगड़ गई, यानी कि जो तुम दोनों झगड़ रहे थे उससे जो बनी बनाई बात थी, बना बनाया काम था, वो बिगड़ गया। आगे देखते हैं अंक संबंधी मुहावरे। ठीक है, अंक संबंधी मुहावरों में पहला मुहावरा है 1 और 1 11 होना। 1 और 1 11 होना, याद रखिए यहां 9 2 11 होना नहीं, रफू चक्कर नहीं है। 1 और 1 11, 1 और 1 के मिलकर 11 का बनना, यहां पर अर्थ निकल रहा है कि संगठन में शक्ति बढ़ जाना या एकता से शक्ति बढ़ जाना। ठीक, 1 और 1 11 होने का मतलब है एकता से या संगठन से शक्ति का बढ़ जाना। अब यहां पर हम वाक्य प्रयोग देखते हैं आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी देशवासियों को 1 और 1 11 होना पड़ेगा। आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी देशवासियों को 1 और 1 11 होना पड़ेगा, यानी संगठन से शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। अब अगला है 2-2 हाथ करना, यानी कि युद्ध करना या लड़ना। तो 2-2 हाथ करना का मतलब हो गया युद्ध करना या लड़ना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि पाकिस्तान से 2-2 हाथ किए बिना कश्मीर समस्या सुलझ नहीं सकती। जब तक 2-2 हाथ नहीं कर लेंगे, कहते हैं आ जाओ हो जाए 2-2 हाथ, आ जाओ हो जाए युद्ध, आ जाओ हो जाए लड़ाई। 2-2 हाथ कहते नहीं, आ जाओ इतना ही दम है तो हो जाए 2-2 हाथ। कहते ना कि 2-2 हाथ कर लें, तो 2-2 हाथ करने का मतलब हो गया युद्ध करना या लड़ना। तो यहां पर वाक्य प्रयोग है कि पाकिस्तान से 2-2 हाथ किए बिना कश्मीर समस्या सुलझ नहीं सकती। अगला है 3-13 होना। 3-13 होना मतलब बिखर जाना। 3-13 होना बिखर जाना। एक था 1 और 1 11 होना, वो था संगठन से शक्ति बढ़ जाना। यहां पर है 3-13 होना, यानी कि बिखर जाना। कहते 3-13 कर दिया तुमने, इस काम का तुमने 3 का 13 कर दिया, यानी कि बिगाड़ दिया काम, बिखेर के रख दिया काम को। ठीक है, तो श्यामू का कितना बड़ा परिवार था पर अब तो सब 3-13 हो गया। श्यामू का कितना बड़ा परिवार था पर अब तो सब 3-13 हो गया, यानी कि पूरा परिवार बिखर गया। ठीक, आगे है अगला मुहावरा है 4 चांद लगना, यानी सुंदरता बढ़ जाना। कहते हैं 4 चांद लगा दिए तो यानी सुंदरता बढ़ा दी। बहुत आसानी से, ये चीज तो बहुत ही सिंपल है। कुछ मुहावरे आपको इतने आसान मिलेंगे वीडियो में या आपके सिलेबस में जो है बहुत ही ज्यादा आसान है, उनको तो आपको शायद
मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ याद करने की या स्मरण करने की जरूरत है। आप उनको पढ़ लेंगे तो आप अपने मन से उनसे सेंस लगा लेंगे, और ज्यादा कठिन पूछा भी नहीं जाता आपकी परीक्षा में। बस आप मुहावरों में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए, आपको पूरा मुहावरे 2 नंबर के कहीं नहीं गए आपके, बन जाएंगे आपसे। तो 4 चांद लगना यानी सुंदरता का बढ़ जाना। यहाँ पर जो इसका वाक्य प्रयोग है कि नए फर्नीचर ने घर की शोभा में 4 चांद लगा दिए। अब नए फर्नीचर ने घर की शोभा में, घर की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए, यानी कि घर की सुंदरता को बढ़ा दिया। अब हम कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि यार तुम आ गए तो 4 चांद लग गए, तो ऐसा हो जाता है ना कि किसी के आने से 4 चांद लग जाते, तो वही चीज है। अब छठी का दूध याद आना, छठी का दूध याद आना का मतलब है अत्यधिक कठिन या कष्टप्रद होना, यानी कि किसी चीज को बहुत ज्यादा कठिन चीज सहन करना, कोई कष्ट वाली चीज सहन करते हैं तो कहते हैं तुम्हें छठी की दूध याद आ जाएगी, छठी का दूध याद आ जाएगा, तो वही चीज है। इसका वाक्य प्रयोग हो गया कि अंग्रेजी का प्रश्न पत्र देखते ही मुझे छठी का दूध याद आ गया, यानी कि मुझे अत्यधिक कठिन महसूस हुआ। अंग्रेजी का प्रश्न पत्र जैसे ही मैंने देखा मुझे छठी का दूध याद आ गया, मुझे मेरे कष्ट के दिन याद आ गए कि या मुझे अत्यधिक कठिन महसूस हुआ, तो वो गया छठी का दूध याद आना। ठीक है, यानी छठी का दूध याद आना एक प्रकार से ये भी हो जाएगा कि तो अपनी जो कमजोरी है उसका पता चल गया। ठीक है, और आगे है 8-8 आंसू रोना। 8-8 आंसू रोना मतलब पछतावे में रोना। कहते नहीं कि तुम 8-8 आंसू रोगे, ऐसा काम करोगे तो 8-8 आंसू रोगे, यानी पछतावे में रोगे। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग होगा कि मेरा मित्र जब से माता पिता से अलग हुआ है तब से वह 8-8 आंसू रोता है। जब से माता पिता से अलग हुआ है पछतावे में रोता है। अगला इसका जो मुहावरा है वो है 9-2-11 होना। अब 9-2-11 होने का मतलब है कि भाग जाना। 9-2-11 होना यानी भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना। तो 1-1-11 होने का मतलब है संगठन में शक्ति, और 9-2-11 होने का मतलब है भाग जाना। और इसका जो वाक्य प्रयोग है वो है कि बिल्ली को देखकर चूहे 9-2-11 हो गए। ठीक है, बिल्ली को देखकर चूहे 9-2-11 हो गए। ठीक है, तो अब आज की इस जो वीडियो है आपका मुहावरे का, ये पहला वीडियो था। इसमें हमने आज 89 मुहावरों पर चर्चा की। आगे एक इसका अन्य वीडियो भी आएगा मुहावरे का, जिसमें हम अन्य कुछ मुहावरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को देखकर आप अपना नोट्स तैयार कर लीजिए, इसका 1-2 बार रिवीजन करिए, वीडियो भी 1-2 बार देखेंगे, आपको कंप्लीट हो जाएगा। जल्द ही इसका दूसरा वीडियो, मुहावरे का दूसरा वीडियो भी आएगा, उसको भी आप नोट्स के समेत तैयार करके सटासट एकदम खटाखट बनाकर तैयार कर लीजिएगा, रिवीजन करते जाइएगा, और साथ ही साथ मुहावरे के साथ लोकोक्ति का भी आपको वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा। तो जब तक आप तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करिए, क्योंकि अब बहुत ही जल्द आपके एग्जाम आएंगे, बहुत जल्द आपको सूची प्राप्त हो जाएगी कब से एग्जाम्स होने हैं। तो उसके लिए आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए, तैयारी करते रहिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों मित्रों को जरूर बताएं चैनल के बारे में, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश वगैरह ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर कक्षा 12 के जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हिंदी अंग्रेजी को आप बिल्कुल हल्के में मत लें, उसकी तैयारी आप करें, ये आपको भविष्य में भी बहुत काम आएगी। तो जब तक आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। चलिए, धन्यवाद।